जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? जनरल फैज़ हमीद साहब केस से रिलेटेड कुछ नई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई हैं जो मैं आज के वीलॉग में, खसूसी वीलॉग में आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल ये है कि शायद पहले आपके नोटिस में ना आई हो। मुझे जनरल फैज़ हमीद साहब का क्रोफर और उनका एक शाहाना अंदाज देखने का इत्तफाक हुआ है। कई बार ऐसा मौका आया कि जब मैंने उनको मुकम्मल इक़्तिदार के को इंजॉय करते हुए देखा। दो वाक़यात आपके सामने रखता हूं, उससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब क्या होते थे। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की सबसे मजबूत तरीन पोजीशन होती है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। अगर आपको याद हो तो जनरल बाजवा साहब का तकरीबन एक्सटेंशन का केस था, अगर आपको याद हो, और वो वज़ीर साहब ने उस वक्त इमरान खान साहब ने अपने हाथ से लिख के उनको एक्सटेंशन दे दी थी, लेकिन फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसका फैसला किया था। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतने ताकतवर होते हैं कि वो आर्मी चीफ के मुकद्दर का फैसला भी कर सकते हैं, और अगर एक डायरेक्शन आ जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो उसके बाद बड़े से बड़ा ओहदेदार भी फारिग हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर, उनका इक़्तिदार तो वैसे ही ज़ाहिर है एक नोटिस के ऊपर होता है। अगर आपको याद हो तो यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ एक केस चल रहा था, और उस केस में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की अदालत में वो पेश हुए थे, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने उन्हें गिल्टी करार दे दिया था, और टिल दी राइजिंग ऑफ कोर्ट उन्हें मुजरम करार दे दिया था कि जब तक अदालत खड़ी नहीं होती, यानी चली नहीं जाती, उस वक्त तक ये अपने आप को जेल में समझेंगे या मुजरम समझेंगे। तो सिर्फ चंद सेकंड की वजह से, क्योंकि उसके बाद सारी ज्यूरी उठ गई थी और जो जज साहबान है वो उठ के अपने चैम्बर में चले गए थे, और साथ ही जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उस वक्त, सिटिंग वज़ीर आज़म थे यूसुफ गिलानी साहब, उनकी सज़ा खत्म हो गई थी, लेकिन वो चंद सेकंड की सज़ा की वजह से उनका इक़्तिदार खत्म हो गया था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतना ताकतवर होता है और इतना ताकतवर उसे होना चाहिए। लेकिन उस जमाने में जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जिक्र नहीं कर रहा, याद रखिएगा, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब तो बहुत ही ताकतवर आदमी थे। मैं जिक्र कर रहा हूँ साकिब निसार साहब का। तो हमने कई मरतबा देखा कि साकिब निसार साहब को हुक्म जारी होता था जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से, और वो हुक्म खुद भी जारी नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि वो अपना फोन उठा के जैसे साकिब निसार साहब को कहते थे कि लें जी आप ये कर दें, बल्कि वो अपने जो पीएस थे, जो अपने पर्सनल स्टाफ ऑफिसर्स थे, उसको कहते थे कि जस्टिस साहब को कह दें। यानी वो ये भी नहीं कहते कि चीफ जस्टिस साहब को आपने कहना है, वो कहते जस्टिस साहब को कह दें। और पीएस जो था वो फोन करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह देता था कि साहब का ये हुक्म है और हमें अब इसकी कंप्लाइंस चाहिए, और फिर आधे घंटे में, घंटे के अंदर वो कंप्लाइंस होती थी। इंक्लूडिंग टॉप सिटी केस जो था वो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त गया था, और जो उस वक्त एनी शाहिदीन है, क्योंकि इसका मैं एनी शाहिद नहीं हूँ, हमारे एक बड़े करीबी दोस्त जो अब मरहूम हो गए वो इसके एनी शाहिद हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया कि जब ये केस वहां तक पहुंचा तो जनरल फैज़ हमीद से ने अपने पीएस से कहा कि यार इनको समझाओ क्या कर रहे हैं, ये सटे आ गए हैं, क्या हो गया इनको। तो उन्होंने फोन किया, कहता है हमारे सामने उन्होंने फोन किया चीफ जस्टिस साहब को, और उसके बाद वो फाइल गायब हो गई थी। फिर वो फाइल मिली नहीं किसी को उसके बाद कि किधर गई वो। यानी इस हद तक जनरल फैज़ हमीद साहब तगड़े थे। और एक और जनरल अरशद मलिक साहब जो ज़ाहिर बाद में फौत हो गए थे, और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब का पनामा केस का फैसला किया था, अगर आपको याद हो। और वो जो फैसला था वो एक ऐसा अजीबोगरीब फैसला था कि जिसकी गूंज बहुत ज्यादा थी। और उससे पहले ज़ाहिर एक बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहब थे, जज इजाजुल हसन साहब, उन्हें निगरानी का फरीजा भी सर अंजाम दिया था, उन्हें निगरान जज बनाया गया था, और वो ज़ाहिर जज अरशद मलिक साहब को बुला के कहते होते थे। अब जज अरशद मलिक साहब ने बताया कि उनके साथ हुआ क्या। उन्होंने कहा जी जब मैं केस का फैसला कर रहा था तो मैंने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब किसी तरीके से भी मुजरम साबित नहीं हो रहे, तो केस बड़ा क्लियर था और मैंने फैसला लिख लिया था। अगले दिन मैंने ये फैसला रिलीज करना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा जी एक दिन पहले मुझे बुलाया गया, बल्कि मुझे इन्फॉर्म किया गया कि आपने आना है, तो मैं नहीं जा रहा था। तो फिर मुझे गाड़ी भेज के कहा गया कि आप तशरीफ ले आए, और गाड़ी जब भेजी गई तो इसका मतलब ये था कि मैंने बहरहाल जाना ही जाना है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद फिर उन्हें ले जाया गया, और जहां उनकी जनरल फैज़ हमीद साहब से मुलाकात होनी थी तो उससे पहले एक हाल था, और उस हाल के अंदर उन्हें बिठाया गया, और साथ उनके गुज़ारे जूनियर से मतलब ये था कि ज़ाहिर इदारे के लोग थे, जनरल फैज़ हमीद साहब का स्टाफ था। तो जब वो बैठे हुए थे जज साहब, तो उनको एक मोबाइल फ़ोन पकड़ाया गया जिसके अंदर एक वीडियो थी, और जज साहब से कहा गया कि आप ज़रा इसको देख लें, है तो बड़ा सोचनाक, हम नहीं चाहते कि आप देखें, लेकिन ये बड़े शैतान किस्म के लोग हैं, ये इस टाइप की वीडियोस बनाते रहते हैं। तो वीडियो जो थी वो ज़ाहिर जज साहब से रिलेटेड थी, और बड़ी खौफनाक वीडियो थी, जिसमें ज़ाहिर वो किसी जगह पे कंप्रोमाइज़ होंगे। तो जब जज साहब देख रहे थे तो ज़ाहिर उनके माथे पे पसीना निकल आया, बल्कि सर में भी पसीना निकल गया आया, और बकौल जज साहब कह के मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि अब ये किस टाइप की वीडियो है, और अब ये किसने बनाई है, क्यों बनाई है, और मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। तो उस वक्त मैं अभी सोच ही रहा था, अभी वीडियो मेरी मुकम्मल नहीं हुई थी, तो मुझे फौरी तौर पे कॉल आ गई कि आ जाइए अंदर तशरीफ लाएं। तो मैं उसी डिप्रेशन के अंदर, मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में था, लेकिन वो जो स्टाफ ऑफिसर था उसने मुझसे मोबाइल फ़ोन ले लिया,
और उसके बाद उसी टेंशन और डिप्रेशन में जज साहब के बकौल में अंदर गया तो सामने जनरल फैज हमीद साहब बैठे हुए थे और बहुत मुस्कुरा के मिले खड़े होके, फिर उन्होंने मुझे गले लगाया, थपकी दी और थपकी दे के उन्होंने वीडियो का जिक्र ही नहीं किया। और उसके बाद उनसे कहा जी छोटा सा काम आपसे कहा है और ये काम जो है ना मुल्क के लिए बड़ा जरूरी है, अगर आप आज ये काम नहीं करेंगे तो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा, तो बस आपने ये काम करना ही करना है, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। क्यों हम अपने क्या अपने बच्चों को मुंह दिखाएंगे, क्या हम इस टाइप की वीडियोस जो होंगी वो दिखाएंगे, या अगर ये मुल्क बचेगा तो जाहिर है सब कुछ बचेगा वगैरह वगैरह। बड़ी तफसील लंबी है, वो जाहिर है जय साहब ने बताया था उस जमाने में, लेकिन मैं सरदर से उसका ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकता। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी कि वो 10-15 मिनट में वहाँ बैठा, उसके बाद मुझे चाय पिलाई गई और फिर उसके बाद मुझे रवाना कर दिया गया। और उसके बाद जाहिर फैसला उन्हीं की तरफ से आया था जो मुझे रिलीज़ करना पड़ गया। तो जज अरशद मलिक साहब के साथ ये हुआ था, इसे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ उस ज़माने में क्या क्या होता रहा है। जनरल फैज़ हमीद साहब का एक वक्त था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जनरल फैज़ हमीद साहब के पास सियासतदानों का लाइनें लगी होती थी। यकीन करें आपने जो मैकडॉनल्ड बर्गर है उसके सामने इतनी लाइनें नहीं देखी होंगी, या जो ट्रेन स्टेशन है या फिर जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे आपने इतनी बड़ी लाइनें नहीं देखी होंगी जितनी बड़ी लाइनें जनरल फैज़ हमीद साहब के दफ्तर के सामने होती थी। लोगों के ऊपर लोग होते थे जो उनसे मिलना चाहते थे और हर आदमी सिफारशी होता था, किसी न किसी की चिट लेके वहाँ पे आया होता था। और जब कोई शख्स मिलता था तो उसे बताया जाता था कि आपके पास कितने सेकंड या कितने मिनट हैं, और उस मिनट के अंदर अंदर उस सेकंड के अंदर अंदर उसने बात अपनी मुकम्मल करनी होती थी। और 6-6 पीएस जो थे वो पीछे खड़े होते थे जनरल फैज़ हमीद साहब के, और वो फिर किसी एक पीएस को इशारा करके कहते थे कर दो, और वो पीएस फिर करके वो बाकायदा कंप्लाइंस देता था कि हो गया। इस हद तक जनरल फैज़ हमीद साहब इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, इस हद तक तगड़े थे। लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि जब वो गिरफ्तार हुए और उसके बाद जब उनका केस चलना शुरू हुआ तो उन्होंने 90 लोगों की फहरिस्त दी, और उनका ख्याल ये था कि ये 90 वो लोग हैं जो मेरे बेनिफिशरी हैं और इनके साथ मेरा बड़ा ही करीबी ताल्लुक था, खूनी ताल्लुक था, ये मेरे लिए जान देने के लिए तैयार थे, तो अब ये गवाही जरूर देंगे। और जब इनकी फैमिली उन 90 लोगों के पास गई या एक एक करके उन 90 लोगों से रब्ता किया तो 50 लोग गायब हो गए। 50 लोगों ने फोन तक नहीं सुना, और अगर सुना तो उसके बाद उन्होंने माजरत कर ली। और 2-1 लोग ऐसे थे जिन्होंने माजरत नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा जी हम आपको मिलकर बताएंगे, लेकिन उसके बाद कभी वो मुलाकात का वक्त ही नहीं आया, कभी वो दोबारा मिले नहीं। उसके बाद 40 लोग ऐसे थे जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और इसमें कोई शक नहीं 40 लोगों में 37 सियासतदान थे। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि 40 लोग थे जिन्होंने हाँ की, जिन्होंने बाकायदा फैमिली के साथ मुलाकात की, लेकिन उनमें से 37 लोग जो थे वो कौन थे? वो सियासतदान थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये 37 के 37 लोग जो सियासतदान है वो उसके बाद गायब हो गए। उनमें से किसी ने जनरल फैज़ हमीद साहब के हक में गवाही नहीं दी। और इसके अलावा जिन लोगों से रब्ता किया गया था, जैसे साकिब निसार साहब से रब्ता किया गया था, फिर 4 जजेस से, बड़े मशहूर जजेस से अपने ज़माने के, उनसे रब्ता किया गया था, लेकिन उन्होंने फ़ौरन माजरत कर ली, उन्होंने तो मुलाकात का वक्त ही नहीं दिया। फिर इसके साथ साथ जनरल नवीद मुख्तार साहब थे, उन्होंने मदद कर ली, उन्होंने कहा जी मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। फिर जनरल नदीम अंजम साहब जो थे वो ज़ाहिर है उन्होंने भी मदद कर ली कि मेरा कोई बनता नहीं है कि इनके साथ कोई मामला, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं उनकी जगह पे उनकी पोजीशन पे आया था, तो मैं किस तरह गवाही दे सकता हूँ। जनरल बाजवा साहब को अलबत्ता कहा ही नहीं गया था कि जी आप गवाही दें, या उनसे रब्ता ही नहीं किया गया था। उसकी वजह यह है कि वो आर्मी चीफ थे और वो नहीं चाहते थे, अदारा भी नहीं चाहता था कि आर्मी चीफ को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर एक मरतबा आर्मी चीफ इन्वॉल्व हो गया तो उसके बाद फिर ये सारा मामला खुल जाएगा, फिर हर आर्मी चीफ को अदालत के कटहरे में आना पड़ेगा। तो बहरहाल ये 40 में से सिर्फ 3 लोग बाद में ऐसे आए कि जो मुलाकात के लिए तैयार हुए कि हमने जनरल फैज़ हमीद साहब से मुलाकात कर लेते हैं और फिर उनसे पूछ लेते हैं, अगर उन्हें गवाही की जरूरत हुई तो हम उनकी गवाही दे देंगे। इनमें 2 ब्रिगेडियर्स थे, एक ब्रिगेडियर उनके बड़े पुराने दोस्त थे और उनके कोर्समेट थे, और वो गए और उन्होंने गवाही दी भी, लेकिन ये गवाही इस तरह नहीं थी कि कोई बाकायदा कोई जाके ओथ हुआ है, बल्कि उन्होंने जाके कहा कि जी हम जो हमें कहा गया है इनकी तरफ से, जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से, तो हम तैयार हैं, अगर आप हमारी गवाही लेना चाहें तो हम हाजिर हैं, लेकिन प्रॉपर कोई गवाही नहीं हुई। और दूसरे जो ब्रिगेडियर्स थे वो इनके समधी हैं, और उनका नाम ब्रिगेडियर हामिद डार है, हामिद महमूद डार है। इनके साहबजादे हैं फराज हामिद साहब, वो दामाद हैं और वो मेजर हैं इस वक्त आर्मी में, और सिटिंग मेजर हैं, और वो दामाद हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के। तो ये हामिद महमूद डार साहब जो थे ये पहले नैब के शिकंजे में भी रहे हैं, बाकायदा इनको सजा हुई है, 8-9 महीने ये जेल के अंदर रह के आए